हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मैं पूजा आज फिर से आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि पार्ट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। उससे पहले जो मेरी पहले की हमारी जो क्लास हो चुकी है, उसमें हमने अनुसूचियाँ पढ़ी थी। अनुसूचियों के बारे में मेरी अपनी 2 क्लास हो गई है, तो मैं आज आपको डिटेल में उसके बारे में नहीं बताने वाली। आप क्लास में जाइए और उसको नोट डाउन कीजिए या उसका रिवाइज कीजिए। आज हमारी 6 क्लास है, जिसमें हम पार्ट्स पढ़ेंगे। पिछले वाली क्लास में पार्ट्स स्टार्ट कर दिए थे। एक मोटा मोटा सा हमने ओवरव्यू लिया था कि पार्ट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे संविधान का जो पहला भाग दिया गया है, उसमें संघ शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में बताया गया है, उनकी नाम व सीमाओं के निर्धारण के बारे में बताया गया है। तो पहले भाग में संघ शासित प्रदेश व राज्यों के बारे में, जिसमें संघ शासित प्रदेश हमारे प्रेजेंट टाइम पे 8 है और राज्य 28 है, जिनका हम आर्टिकल 1 से 4 में उनके बारे में पढ़ेंगे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम आर्टिकल भी यहीं क्लियर करें और पार्ट्स को भी यहीं क्लियर करें, तो अभी एक सिर्फ ओवरव्यू लेकर चलना है कि कौन से पार्ट में क्या लिखा हुआ है। पार्ट 1 में संघ व उसका राज्य क्षेत्र लिखा गया है। आर्टिकल 1 में जिसमें बताया गया है इंडिया इज कॉल्ड भारत, भारत जिसे इंडिया कहा जाएगा। सिर्फ एक नाम के बारे में बताया गया है कि भारत जिसे इंडिया कहा जाएगा। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह किसी भी राज्य को मिला सकती है किसी भी तरीके से, बाई हुक और बाई क्रूक। ये दिया गया है, ये अच्छे से लिखा गया है कि वह संसद बिना किसी शर्तों के किसी भी बाह्य राज्य को हमारे भारत संघ में मिला सकती है। तीसरे में आर्टिकल 3 में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अगर किसी राज्य को या किसी संघ शासित प्रदेश को मिलाना है या उसका नाम चेंज करना है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति जी उसके लिए मना नहीं कर पाएंगे, बस उनकी पूर्वानुमति चाहिए होती है, बाकी काम संसद करती है। क्षेत्र का नाम भी चेंज कर सकती है, सीमाएं बढ़ा सकती है, सीमाएं घटा सकती है। यह हम आर्टिकल 3 में पढ़ेंगे। अब भाग 2 की बात करते हैं। भाग 1 कंप्लीट किया है कि भाग 1 में 1 से 4 आर्टिकल तक क्या क्या बताया गया है। भाग 2 में सिटीजनशिप दी गई है कि हमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, जिसमें 7 आर्टिकल आ गए आपके, उसमें हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे कि एक भारतीय को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किन किन शर्तों और कानूनों का पालन करना पड़ता है। ये पूरे 7 आर्टिकल हैं। इसमें भारतीय नागरिक कानून 1955 लागू किया जाता है। इसके तहत नागरिकता प्रदान करी जाती है। नागरिकता में 3 कैटेगरी को रखा गया है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। एक एनआरआई होते हैं, एक पीआईओ, एक ओसीआई कार्ड धारक होते हैं, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक ओवर सा नॉर्मल सा आप नॉलेज ये लेकर चलिए कि अप्रवासी भारतीय होते हैं, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के व्यक्ति है। और ये ओसीआई कार्ड धारक, जो अभी 2015 में ये लागू किया गया था। तो हमने नागरिकता में देखा कि 3 तरह के लोग होते हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिकता प्रदान करी जाती है। भाग 3 में हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, जो आर्टिकल 12 से 35 तक हम पढ़ेंगे कि
हमारे मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, मूल अधिकार वो है जो एक भारतीय को, सभी भारतीयों को पता होने चाहिए कि हमें सरकार कौन कौन से मूल अधिकार दे रखी है, संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कहाँ हमारी उठबैठ हो सकती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम हमारे धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति किस तरह से हमें हर चीज़ को जानना चाहिए कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए। ये 12 से 35 में है। जैसे मूल अधिकारों में समता की बात करी गई है, स्वतंत्रता की बात करी गई है, शोषण से मुक्ति की बात करी गई है कि कोई भी हमें व्यक्ति शोषित नहीं कर सकता है किसी भी एरिया में। अगर आप किसी भी एरिया में जाते हैं, आप ये मानिए कि अगर आप फीमेल है तो आजकल ये होता जा रहा है कि हाँ कि औरतों को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? सभी को समानता प्राप्त है, कोई कहीं भी आ जा सकता है, कैसे भी कपड़े पहने हुए, उनके अपना मन है कि वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो ये हमें दूसरों से नहीं बल्कि हमें संविधान में बताया गया है, और संविधान में यह सुरक्षा दी गई है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये हमारे मूल अधिकार कहलाते हैं, जिनमें हम हमारे धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। एक मूल अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है और 300A में शामिल करा गया है। संपत्ति के अधिकार को 300A में शामिल करा गया है। मूल अधिकार जो आर्टिकल 21 में दिया गया था, इसे हम आगे होने वाली क्लासेस में डिटेल से देखेंगे। भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जिसमें राज्य नीति कानून बनाते हैं और राज्य ही उन्हें अप्लाई करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसमें संघ का कोई कार्य नहीं होता। राज्य अपने लेवल पर, इसमें राज्य स्टेट की बात करी गई है, संघ इसमें सेंट्रल की बात करी गई है, और ये राज्य जो हमारे 28 राज्य और होते हैं उनकी बात करी गई है कि उनके अपने नीति निर्देशक तत्व होंगे नागरिकों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। और आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पशुधन वगैरह होते हैं, हमारी खेती वगैरह या वन भूमि वगैरह, जो छोटी मोटी वन भूमि वगैरह होती है, खेती जिसमें हम जमीनों पर खेती करते हैं, वो सभी उनके लिए कानून राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बनाए जाते हैं। एक मूल कर्तव्य जो भाग 4 में जोड़ा गया था, वो 4A करके इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्यों को भाग 4A में जोड़ा गया था, जिसके अंदर आज हमारे 11 मूल कर्तव्य आते हैं। मूल कर्तव्यों में ये लिखा जाता है कि हमारा कर्तव्य राष्ट्र के हित में होना चाहिए, किसी भी हम संस्कृति को या फिर विरासत को नुकसान ना पहुंचाए, हमारी जो अखंड धरोहर है उसे हम आगे लेकर जाएं। ये सभी हमारे मूल कर्तव्य है, जिसे हम आगे जब ये सब भाग होने के बाद में जब हम मूल कर्तव्य पर पहुंचेंगे तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। संघ में हमने देखा था कि संघ के लेवल पर, केंद्र के लेवल पर जो मंत्री होंगे, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और या अन्य मंत्री परिषद होती है, उनके शपथ और वेतन, उनके कार्य, ये सब इसमें संघ में दिए गए हैं। उसी प्रकार भाग 6 में राज्यों के बारे में बात करी गई है। भाग 7 जो अब निरस्त कर दिया गया है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाग 7 निरस्त कर दिया गया है, जिसे हम संविधान में निरसित बोलते हैं कि इसे हटा दिया गया है। तो जिसे हटा दिया जाता है उसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत भी नहीं है। अब आता है भाग 8, जिसमें यूनियन टेरिटरीज की बात करी गई है, आर्टिकल 239 से 242 तक। आज हमारे 8 संघ शासित प्रदेश है, जिनमें नियम कानून कौन बनाता है?
संघ की शक्ति होती है। इसमें जो भी नियम कानून बनेंगे, जो भी कार्यवाही करी जाएगी, वो सभी केंद्र के अंडर करी जाती है। भाग 9 में पंचायती राज आता है। पंचायती राज को हमने कौन सी अनुसूची में पढ़ा था? पंचायती राज को हमने 11वीं अनुसूची में देखा था, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसे हम आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक देखेंगे। एक सीरीज बनी है ABCD करके, जो ओ तक जाएगी। ये हम पंचायती राज में इसके विषय पढ़ेंगे कि कौन कौन से विषय इसमें जोड़े गए हैं, पंचायतों को कौन कौन से कार्य दिए गए हैं। इसी तरह भाग 9 एक नया भाग जोड़ा गया था, नगरीय निकाय, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर ZG तक हमको पढ़ना है कि उसमें कौन कौन से नियम कानून जोड़े गए हैं ये सभी। या फिर आप कह सकते हैं कि नगरों को कौन सी शक्तियां दी गई है, उनसे कौन से कार्य करवाए जाते हैं, ये सभी नगरीय निकाय में आगे हम आने वाली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह भाग 9B सहकारिता। भाग 10 जिसमें अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण की बात करी गई है, ये आता है हमारे 244 से लेकर 244A में। इसमें अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको अनुसूची 5 और 6 में पहले वाली क्लासेस में बताया है कि अनुसूची 5 में जो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है वो गवर्नर के अंडर आएंगे, और जो अनुसूची 6 में बात करी गई, अनुसूची 6 में जिनको रखा गया है, मैंने आपको बताया था ATMM करके, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन चारों का 244A में, आर्टिकल 244A में दिया गया है कि इनका नियंत्रण और प्रशासन स्वायत्त परिषदें देखती है। वहाँ पर ये आपके गवर्नर वगैरह जो होते हैं उनके नियम कानून वहाँ पर नहीं चलेंगे। ये हम आगे भाग 10 में किसमें पढ़ेंगे? आर्टिकल 244(1) में, 244(1) या 244A। भाग 10 जो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। भाग 11 संघ व राज्यों के मध्य विधायी व प्रशासनिक संबंध। भाग 13 में संघ व राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध होंगे वो पढ़ेंगे। भाग 13 में राज्यों के मध्य जो व्यापार किया जाता है, दो या अधिक राज्यों के मध्य जो व्यापार किया जाएगा, वो हम भाग 13 में पढ़ेंगे। केंद्र व राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती है, IAS RAS, जिनकी तैयारी आप और हम लोग कर रहे हैं, वो भाग 14 में दी गई है। और ये आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक, ये कितने हुए? 15 आर्टिकल है जो भाग 14 में दिए गए हैं। इसी में भाग 14A जोड़ा गया न्यायाधिकरण। निर्वाचन, जिसमें चुनाव आयोग की बात करी जाती है कि चुनाव आयोग का प्रोसेस क्या क्या होता है, उसमें कितने सदस्य शामिल किए जाते हैं, कितने पदों पर नियुक्ति करी जाती है, ये सभी हम भाग 15 में देखेंगे। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्ग होते हैं जैसे पिछड़ी जाति के लोग हुए, SC ST कैटेगरी के लोग होते हैं, इनके लिए अलग से प्रावधान भाग 16 में दिए गए हैं। भाग 17 जिसमें राजभाषा को शामिल किया गए हैं। भाषाएं कौन कौन सी? जो अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, उसे हम आर्टिकल 243 से लेकर 343 से लेकर 351 तक पढ़ेंगे। आपातकाल भाग 18 में आपातकाल के समय कौन कौन से मूल अधिकार लागू रहते हैं और कौन कौन से मूल अधिकार हमसे ले लिए जाते हैं, या आप उस समय कह सकते हैं कि आपातकाल के समय कौन कौन से मूल अधिकार निरसित कर दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं।
प्रकीर्ण भाग 19 में, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में चालू करी जा सकती है। इन दोनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अस्थायी प्रावधान और भाग 22 जिसमें कुछ संक्षिप्त नाम व हिंदी अनुवाद दिया गया है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारा जो मूल संविधान है वो इंग्लिश में बना हुआ है, और जो हमने ये देखा भाग 22 इसमें हिंदी अनुवाद किया गया है। इसे भी इसीलिए संविधान में जगह दी गई ताकि बाद में जाके ये प्रॉब्लम ना हो या डिस्प्यूट ना हो कि मूल संविधान अगर इंग्लिश में है तो हिंदी को राजभाषा हम कैसे घोषित कर सकते हैं। इसीलिए ये भाग जोड़ा गया और इसमें हिंदी अनुवाद इसमें ऐड किया गया है। तो एक ये था थोड़ा सा नॉलेज। अब आज हम भाग स्टार्ट ना करके हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्र का एकीकरण कैसे हुआ। जब तक हम ये राष्ट्र का एकीकरण नहीं देखेंगे, हमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक थोड़ा बहुत कुछ मोटा मोटा ही समझ में आएगा, लेकिन उसको समझने के लिए हमें राष्ट्र का एकीकरण देखना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्र का एकीकरण कैसे हुआ है। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब ब्रिटिशर्स ने ये ऐलान किया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद में 2 देश होंगे, भारत और पाकिस्तान, और दोनों डोमिनियन स्टेट होंगे, मतलब संप्रभु देश होंगे। उस समय भारत तो आप कह सकते हैं कि 2 तरह से विभाजित था। एक जिसमें ब्रिटिश भारत के राज्य शामिल थे, और एक में थे प्रिंसली स्टेट्स जिसे हम देशी रियासतें कहते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब ये कह दिया गया था देशी रियासतों के लिए, उस समय 565 देशी रियासतें थी। अगर वो चाहे देशी रियासतें तो वो भारत में शामिल हो सकती है, अगर वो चाहते हैं तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। ये उनका मन होगा, ये वो अपने मन से तय करेंगे कि उन्हें कौन से देश में जाना है, या फिर वो अपना स्वतंत्रता घोषित कर सकती है, वो अपना स्वतंत्र राज्य बना सकती है। तो इसमें स्वतंत्र भारत, जो ब्रिटिश भारत में हमने 4 कैटेगरी आई थी, हमें A, B, C और D। ए कैटेगरी में 9 राज्य शामिल थे, बी कैटेगरी में भी 9 राज्य थे, सी कैटेगरी में 10 संघ शासित प्रदेश शामिल किए गए थे, और डी कैटेगरी में 1 राज्य रखा गया था जिसे अंडमान निकोबार कहा जाता है। इन तीनों को संघ शासित प्रदेश कहा गया और ये ब्रिटिश शासन के अधीन आते थे, जिन्हें राज्य घोषित किया गया था। ये टोटल 29 थे जो ब्रिटिश भारत के अंडर आते थे। देशी रियासतें 565 थी, इनमें से 552 देशी रियासतों का विलय भारत में किया गया और 13 रियासतें पाकिस्तान में चली गई। जो पाकिस्तान में चली गई उनके लिए बात करके कोई मतलब भी नहीं है। जो 552 रियासतें थी उस समय, मैं आपको 3 नाम बताने वाली हूँ और आप 3 नाम को अच्छे से याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन,
और एक थे माउंटबेटन। इन तीनों के सहयोग से हमने ये 552 रियासतें जो थी वो हमने बिल्कुल राजी खुशी, या आप कह सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, हमने भारत में मिलाई। भारत देश में, जिसे हम अखंडता और अटूटता के लिए जाना जाता है, उस देश में इन तीनों का सहयोग रहा कि हमने ये 552 रियासतें आसानी से उसमें मिला ली। 552 रियासतों के बारे में तो हम ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। जो बड़ी रियासतें थी जिनको हमने मिलाने में थोड़ी दिक्कत आई, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने राजी होकर या राजी खुशी से भारत में मिलने के लिए मना कर दिया था, तो वो 3 राज्य थे, 3 रियासतें थी। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये 3 रियासतें थी जिनको मिलाने में हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू जी को काफ़ी कोशिशों का सामना करना पड़ा। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो थोड़ा नैतिक मूल्यों को मानते थे, थोड़ा अहिंसक टाइप के थे, तो उन्हें हिंसा से कोई भी कार्य करना उन्हें पसंद नहीं था। तो वो ये चाहते थे कि कोई भी राज्य या रियासत अगर नहीं मिलना चाहती है किसी भारत में, तो उसे जाने दिया जाए या किसी तरह का उन पे दबाव न डाला जाए। लेकिन आते हैं हमारे वल्लभ भाई पटेल जी, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनकी सोच कुछ अलग थी, वो कुछ अलग तरीके से सोचते थे। वो ये जानते थे कि जम्मू कश्मीर आज हमारे लिए कितना बड़ा देश है और कितना बड़ा राज्य है, इसकी भौगोलिक विशेषताएं हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक विशेषताएं इसकी कितनी है, और वहाँ पर जो खेती वगैरह होती है वो भी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि नहीं, कैसे भी करके हमें जम्मू कश्मीर चाहिए। तो बाई हुक और बाई क्रूक उनकी यही नीति थी कि हमने कैसे भी करके जम्मू कश्मीर को मिलाना है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, और इसके जस्ट 2 महीने बाद में अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में कबायली भेजे जाते हैं। कबायली आप बोल सकते हैं कि वो लोग बोलते थे कि हम जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर देंगे, स्वतंत्र कराएंगे, भारत में नहीं मिलने देंगे या पाकिस्तान में नहीं मिलने देंगे। ऐसी बात वो कबायली करते थे। असल में वो लोग पाकिस्तानी थे और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए आए थे। यहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह जी। राजा तो हिंदू थे, लेकिन यहाँ की जनता बहुसंख्यक थी, मुस्लिम जनता थी। तो पाकिस्तान का मानना था कि अगर मुस्लिम यहाँ के ज़्यादा लोग हैं तो वो पाकिस्तान में ही मिलना चाहिए। लेकिन हरि सिंह जी का मानना था कि वो अपना एक अलग राज्य बनाएंगे, अब खुद को अलग देश घोषित करेंगे। जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कबायलियों के द्वारा हमला करना चालू किया, तो हरि सिंह जी आते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के पास में कि कैसे भी करके इनको, ये जो युद्ध हो रहा है इसको बंद कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए और इन लोगों को कैसे भी करके बाहर करिए। तो आते हैं फिर वल्लभ भाई पटेल जी, जो कहते हैं कि नहीं, इस तरह से हम आपकी कोई भी रक्षा नहीं कर पाएंगे या सहायता नहीं कर पाएंगे।
आपको एक विलय पत्र पर साइन करना पड़ेगा जिसमें यह लिखा होगा कि जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग होगा। जब ये बात हुई तो राजा हरि सिंह विलय पत्र पर साइन करते हैं। उसके बाद में हमारी सेना जम्मू कश्मीर में जाती है और कबायलियों को वहां से हटा दिया जाता है। ये जब सब कुछ जब चल रहा था, तो जब ये युद्ध थोड़ा बढ़ने लगा और जवाहरलाल नेहरू जी को लगा कि थोड़ा ज़्यादा हिंसा हो रही है, तो उन्होंने यूएनओ के पास गए और यूएनओ का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि कैसे भी करके इस युद्ध को रोका जाए। जो पाकिस्तानी है वो हमारे राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं या फिर उसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएनओ ने उसी समय सीज फायर करवाया और जो आप जानते हैं पीओके, जो आज पाकिस्तान के पास है पीओके लाइन, वहीं पर सीज फायर हुआ और पाकिस्तान, वो एरिया पाकिस्तान के पास रहा और जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो इंडिया के पास रहा। ऐसे करके हमने अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया। अब आती है जूनागढ़ की बात। जूनागढ़ को फरवरी 1948 में भारत में विलय पत्र के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। फरवरी 1948। जूनागढ़ का जो शासक था वह मुस्लिम शासक था, उस्मान आसफ अली खान, ऐसे करके, हाँ, उस्मान आसफ अली खान तृतीय यहाँ का शासक था उस समय, जो जिन्ना का सपोर्टर था और जिन्ना जिसे सपोर्ट करता था। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान में चले गए थे, पाकिस्तानी सपोर्टर थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो उस्मान आसफ अली को मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्ट कर रहे थे और जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने के लिए काफ़ी बातें चल रही थी। उस समय काफ़ी गर्मा गर्मी थी कि जूनागढ़ जो हमारे गुजरात से थोड़ा ही नीचे, गुजरात का ही एक पार्ट है, इस जगह जूनागढ़ रियासत थी जो गुजरात के पास है और इसको मिलाने के लिए पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके ये पाकिस्तान से मिल जाए। यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया। यहाँ की अधिकतर जनता हिंदू थी, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों का आवाज़ उठने लगी कि कैसे भी करके जूनागढ़ को वो भारत में मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ का ये जो नवाब है या फिर राजा है वो भागकर मोहम्मद अली जिन्ना के पास पाकिस्तान चला गया था और बाद में जनमत संग्रह करवाकर फरवरी 1948 में जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। अब आती है हैदराबाद। जूनागढ़ के विलय के अंदर एक राजा, कोटा के राजा थे, मुझे उनका नाम भानु सिंह करके उनका नाम है, जिन्होंने इस कार्यवाही में जूनागढ़ को मिलाने के लिए, इस कार्यवाही में सबसे आगे उन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यवाही करी गई थी जूनागढ़ को मिलाने की। कोटा के नवाब होंगे ये अभय सिंह करके, तो आप इसको एक बार, मैं आपको कल कंफर्म करके बता दूंगी। अभय सिंह करके ही नाम था जो कोटा से थे। अब आती है हैदराबाद रियासत। इसका विलय नवंबर 1948 में किया गया।
यहाँ का राजा भी मुस्लिम शासक था और जनता हिंदू बहुसंख्यक थी। तो हैदराबाद रह गया बिल्कुल सेंटर में। वल्लभ भाई पटेल जी कैसे ये होने देते कि बिल्कुल जो सेंटर में जो राज्य है वो कैसे पाकिस्तान को दे सकते थे। इधर भी पाकिस्तान होता, इधर ये बांग्लादेश का एरिया पाकिस्तान होता, और बिल्कुल बीच में सेंटर में जो हैदराबाद रियासत थी वो भी पाकिस्तान का हिस्सा। ये सब मुमकिन तो नहीं होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके लिए मैंने एक अपने टीचर से पढ़ा था, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताई हमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे आदमी थे जो एक हाथ में लठ लेकर चलते थे, एक हाथ में लड्डू लेके चलते थे। जो प्यार से बोलते उसे लड्डू खिलाते और जो नहीं मानते उसे लठ देते थे। तो बस ये वाली चीज ही है। जो हैदराबाद रियासत थी उसके लिए हमने पहले उनको लड्डू खिलाने की कोशिश करी, जब वो नहीं माने तो हमने लठ उठाए। तो जो हैदराबाद का शासक था उसने यह ऐलान कर दिया था, वहां पर रजाकार होते थे, रजाकारों से यह कहलवा दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति या जनता बगावत पर उतरती है तो उन्हें किसी भी तरह से अहिंसक तरीके से कैसे भी करके हिंसक तरीके से रोका जाए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा होने लग गई थी उस समय। तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसमें हमारी सेना भेजी और जो यहाँ का नवाब था वो भागकर पाकिस्तान चला गया। नहीं, उसकी मृत्यु हुई थी। हाँ सॉरी, ये थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन हो गई। उसकी मृत्यु हो गई थी हैदराबाद के नवाब की। जैसे ही उसकी मृत्यु मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में बैठा बैठा यहाँ के शासक को प्रमोट कर रहा था, उसे सांत्वना या आश्वासन दे रहा था कि आप हम में मिल जाइए, भारत कुछ नहीं कर पाएगा इसमें। लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु होती है, हैदराबाद का शासक वहां से भाग जाता है और यहाँ पर भी जनमत संग्रह करवाकर जनमत संग्रह से हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया जाता है। तो ये 3 रियासतें थी जिसकी मैंने आपको स्टोरी बताई कि कैसे करके हमने इन तीनों रियासतों को भारत में शामिल किया है। ये आर्टिकल फर्स्ट जिसमें बताया था इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जिसे भारत कहा जाएगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत में कहीं भी कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। फेडरल शब्द का अर्थ भी संघ होता है और यूनियन का भी संघ होता है। लेकिन हमारे जो B.R. अम्बेडकर साहब थे उन्होंने बताया कि जब शांति काल रहेगी या फिर कोई युद्ध का माहौल नहीं रहेगा तब हम एक फेडरल की तरह भारत कार्य करेगा, फेडरल देश रहेगा। और अगर कोई बाहरी आतंक होता है या फिर युद्ध काल का समय होता है या फिर अशांति रहती है तो उस समय भारत एक यूनियन की तरह कार्य करेगा। यूनियन की तरह कार्य करने का मतलब ये है कि उसमें केंद्र और राज्य की शक्ति दोनों केंद्र के पास, इन दोनों की जो शक्तियां होगी वो सिर्फ केंद्र के पास होगी। और फेडरल में राज्यों की शक्तियां अलग होती है और केंद्र की शक्तियां अलग अलग होती है। दोनों में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार भारत शांति काल में फेडरल है और
आपातकाल में यूनियन बन जाता है। हमने जानबूझकर फेडरल शब्द का उल्लेख इसीलिए नहीं किया ताकि हमें कोई अमेरिका की तरह फेडरल ना समझे। अमेरिका में जैसे दोहरी नागरिकता चलती है और राज्यों की शक्तियां अलग होती है और केंद्र की शक्तियां या विधायी शक्तियां अलग अलग होती है, तो हमें यह नहीं समझा जाए इसलिए हमें फेडरल नहीं बताया गया है, हमें एक यूनियन बताया गया है। हमारा भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्य जिसे कैसे भी करके तोड़ा जा सकता है या फिर उसे नष्ट किया जा सकता है। राज्यों को नष्ट भी किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा संघ है, जो हमारा भारत है, वो चाहे राज्य नष्ट भी हो जाए तो भी भारत एक अविनाशी संघ रहेगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ना तो राज्यों का विनाश हो सकता है, ना तो राज्यों को बांटा जा सकता है, राज्यों को काट छाट करी जा सकती है या उनका अस्तित्व मिटाया जा सकता है, और ना ही अमेरिका जो सेंटर में है उसको काटा जा सकता है या फिर उसका विनाश किया जा सकता है। लेकिन हमारे भारत राष्ट्र में ऐसा नहीं है। हम किसी भी राज्य को नाम या सीमा बदल सकते हैं, किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकते हैं या किसी भी राज्य को हटा सकते हैं। ये हमारी इस आर्टिकल में आर्टिकल 2 में यह शक्ति संसद को दी गई है। भारतीय राज्य क्षेत्र जिसके अंदर सभी राज्य, जितने 28 राज्य हैं, 28 राज्य शामिल किए गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं और अधिग्रहित क्षेत्र। अभी तक हमारा एक भी अधिग्रहित क्षेत्र नहीं है, लेकिन संविधान बनाने वालों ने सी कैटेगरी भी रखी है कि अगर फ्यूचर में कभी हम कोई क्षेत्र अधिग्रहित करना चाहते हैं तो हमारे संसद को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकती है, तो वो हम इस कैटेगरी में रखे जाएंगे। जैसा अभी आपको पता है बलूचिस्तान का मामला चल रहा है, तो हो भी सकता है वो हमारा अधिग्रहित क्षेत्र बन भी सकता है। तो वो अगर हो ऐसा फ्यूचर में अगर कभी होता है तो वो इस कैटेगरी में, अधिग्रहित क्षेत्र की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब आर्टिकल 2 में बताया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह जो भी शर्तें उचित समझे, कोई सी भी शर्तों के आधार पर किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है। अब नए राज्यों का पुनर्गठन, स्थापना मतलब पुनर्गठन ही होगा कि भारत में मिला सकती है या किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। तो यह अनुच्छेद यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं करता, सिर्फ राज्यों पर लागू होगी। ये जो अनुच्छेद है, दूसरा अनुच्छेद, वो सिर्फ राज्यों पर लागू होगी, यूनियन टेरिटरीज पर वो लागू नहीं किया जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाए गए थे कि राज्य किस आधार पर पुनर्गठित किए जाएंगे। राज्यों के जब एक भारत संघ बना तब उस समय अलग अलग भाषाओं के लोगों द्वारा यह आवाज़ उठाई जाने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों को बंटवारा किया जाना चाहिए। तो इसीलिए अलग अलग समितियां भी उस समय बनाई गई थी। उसमें से एक प्रमुख समिति है एस के धर आयोग। एस के धर उस समय हैदराबाद हाई कोर्ट में जज थे, तो उनके अंडर एक समिति बनाई गई। इन्होंने ये सिफारिशें दी कि कोई भी राज्य भाषा के आधार पर उसका बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए या भाषा के आधार पर उसका गठन नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको पता है कि हमारा बहुभाषाई देश है, बहुसांस्कृतिक देश है भारत, तो अगर हम एक एक भाषा को लेकर अलग अलग राज्य बनाते हैं तो कितने सारे छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे।
कितनी अलग अलग छोटी छोटी भाषाएं बोली जाती है। थोड़े थोड़े लोगों के द्वारा थोड़ी दूर भी जाते हैं 15-20 किलोमीटर के आगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो क्या हम उस हिसाब से अलग अलग राज्य बनाते रहेंगे? तो एस के धर ने यह सिफारिश दी थी कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद में जेवीपी आयोग बनाया गया। इसमें जेवीपी इन तीन व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों के द्वारा भी यही बताया गया कि भाषा को एक मेन पोजीशन पर रखकर आप भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं कर सकते, बल्कि इस तरह से किया जाए कि किसी की संस्कृति को नुकसान ना पहुंचे, इस तरह से उस राज्य का बंटवारा किया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा डिमांड साउथ इंडिया में तेलुगु और तमिल भाषी लोगों में, तेलुगु और तमिल इन लोगों के अंदर सबसे ज्यादा भाषाई विवाद चल रहा था। उस समय उनके नेता थे पोट्टी श्री रामालुलु। इन्होंने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे और 56 दिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 1954 में एक नए राज्य का गठन किया जाता है जिसे आंध्र प्रदेश कहा गया। कौन सा? आंध्र प्रदेश, जो पहला ऐसा राज्य था जिसका 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषाई आधार पर। सबसे पहली समिति कौन सी बनी थी भाषा के आधार पर? एस के धर समिति थी और सबसे पहला राज्य होगा आंध्र प्रदेश। उन्नीस में आंध्र प्रदेश राज्य बना। आर्टिकल 3 में दिया गया है कि केंद्र को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य का विभाजन कर सकती है, राज्यों की सीमा में कटौती कर सकती है, सीमा में वृद्धि कर सकती है, सीमा में बदलाव कर सकती है तथा उसके नाम का परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए नियम और शर्तें दी गई है कि नए राज्य का गठन किस तरह से होगा। राष्ट्रपति के पास पहले से ये प्रस्ताव भेजा जाता है कि इस राज्य का गठन किया जाना है। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के द्वारा ही राज्यों के विधानमंडल इस पर विचार करते हैं। पहले राष्ट्रपति के पास पूर्वानुमति के लिए भेजा जाएगा और फिर बाद में विधानमंडल पर इस पर विचार किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को वापस लौटाते भी हैं तो एक समय सीमा निर्धारित करी जाती है कि कितनी समय सीमा तक राष्ट्रपति उस विचार को अपने पास रख सकते हैं। राष्ट्रपति इस पर कभी मना नहीं करते क्योंकि वो पहले से ही राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही उसे पेश किया जाता है कि राष्ट्रपति जी की अगर अनुमति होगी तो ही उस राज्य का गठन किया जाएगा। राज्य विधानमंडल की राय से प्रस्ताव पर कोई प्रभाव नहीं होता। नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। जो मैंने अभी आपको बात बताई कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति इसमें आवश्यक होती है। किसी भी
किसी भी संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और ये दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा में पारित होना आवश्यक होता है। इन दोनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। दोनों सदनों में यह सिर्फ साधारण अनुमति से साधारण बहुमत के द्वारा पारित करवाया जाता है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। किसमें? किसी राज्य के गठन के लिए। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। पुनर्विचार के लिए तो उसे लौटाया जाता है जिसमें अगर राष्ट्रपति जी की पूर्वानुमति नहीं होती तो उसे राष्ट्रपति जी फिर भी विचार के लिए लौटा सकते थे, लेकिन इसमें तो राष्ट्रपति जी को पहले पूछा जाता है फिर ही बाद में विधेयक पारित किया जाता है। आर्टिकल 4 में लिखा गया नए राज्यों के गठन में, इसमें हम नए राज्य देखते हैं कि चार राज्य थे जिनको इसमें गठित किया गया था या मिलाया गया था। यहाँ आता है माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यनम। ये आ गया माहे, कराईकल, पुडुचेरी ये सभी पुर्तगालियों के अंडर में थे, जिसे हमने भारत राष्ट्र में मिलाया। यहाँ पर पहले फ्रांसीसियों का राज था। फ्रांसीसी आधिपत्य से हमने इनको मुक्त कराया और इनके लिए हमने 10वां संविधान संशोधन किया था। 3 संविधान संशोधन हुए थे, 10, 12 और 14। इन तीनों को हमने 1954 में आजाद करवाया। गोवा, दमन व दीव, गोवा, दमन, दीव को पुर्तगालियों से और दादर नागर हवेली को दादर व नागर हवेली को पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया और गोवा व दमन दीव को भी पुर्तगालियों से आजाद कराया गया। गोवा और दमन दीव में सैन्य कार्यवाही करी गई थी। ये अपनी मनमर्जी से छोड़कर यहाँ से नहीं जा रहे थे। काफ़ी बात विचार करने के बाद में या फिर काफ़ी टाइम देने के बाद में भी जब ये लोग यहाँ से नहीं गए और वल्लभ भाई पटेल जी को लगा कि अब शांति से तो ये मानने वाले हैं नहीं, तो फिर वहाँ पर उन्होंने सैन्य कार्रवाई करी, अपनी सेना भेजी। इसका काफ़ी विवाद भी हुआ था कि जिस तरह से भाई अंग्रेजों को भेजा है शांतिपूर्ण तरीके से, तो हमें भी उतना टाइम दीजिए कि हम भी चले जाएंगे। लेकिन उनका कहना था कि वल्लभ भाई पटेल जी का, भाई और कितना टाइम दिए ही थोड़े ना जाएंगे, भाई जाना है तो जाओ। तो इस तरह से सैन्य कार्रवाई करके गोवा, दमन दीव को भारत में मिलाया गया और गोवा, दमन दीव को संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया। दादर व नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन द्वारा दादर व नगर हवेली को संविधान में मिलाए 10वें संविधान संशोधन के द्वारा दादर व नगर हवेली को मिलाया गया। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा व दमन दीव को 14वें संविधान संशोधन के द्वारा
माहे करेकल, पुडुचेरी और यनम को मिलाया गया। इन तीनों का एक एक छोड़ के एक याद रखना है कि 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 12वां और 14वां। 10वें में दादर नगर हवेली, 12वें में गोवा दमन दीव और 14वें में माहे करेकल, पुडुचेरी और यनम को भारत में मिलाया गया। आर्टिकल 4 में बताया गया है कि अनुसूची 1 व अनुसूची 4 में जो बदलाव होते हैं, अनुसूची 1 में संघ शासित प्रदेशों और राज्यों के नाम व सीमाएं, और अनुसूची 4 में जिसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है, बदलाव होते हैं, उन्हें संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इन दोनों में जो भी बदलाव होंगे वो संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएंगे, अर्थात नए राज्यों के गठन के लिए संविधान संशोधन करना जरूरी नहीं है। ये आर्टिकल 4 में बात करी गई है कि नए राज्यों के गठन के लिए संविधान संशोधन करना जरूरी नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको 2 ही मिनट पहले 10वां, 12वां और 14वां संविधान संशोधन बताया, तो थोड़ा सा दिमाग घुमा कि उनका संविधान संशोधन उनको क्यों किया गया, और यहाँ पर ये बात करी जा रही है कि गठन के लिए आवश्यकता नहीं है। तो इसका एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है। इसमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि अगर आर्टिकल्स पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसके लिए संविधान संशोधन किया जाएगा। इसमें जो वो गोवा दमन दीव और वो सारे राज्य शामिल करे गए थे, उसके अंदर 243 में, आर्टिकल 243 में 243 पर प्रभाव पड़ा था। उनमें 243 आर्टिकल जोड़े गए थे, तो 43वां आर्टिकल जोड़ा गया था। अगर किसी आर्टिकल पर संविधान का भाग या फिर आर्टिकल जोड़ा जाता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नए राज्यों के गठन के लिए इसमें कहा जा रहा है कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने सिक्किम राज्य का भी गठन इसी तरह से किया है, सिक्किम राज्य का विलय भी हमने इसी तरह से किया था। सिक्किम में चोग्याल का शासक था। सिक्किम में चोग्याल शासन करता था। इसने साफ मना कर दिया था, ये अलग ही देश रहना चाहता था। चाइना की भी इस पर नजर थी कि चाइना इस पर अपना शासन मानता था, और इंडिया कहता था कि आप हमसे मिल जाइए। इसने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता घोषित करने के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसे हमने रक्षित राज्य का दर्जा दिया था 1974 में। रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसमें सिक्किम ने, या फिर आप कह सकते हैं चोग्याल शासक ने, हमें 3 क्षेत्र दिए थे, जिसमें विदेश, संचार और रक्षा, ये तीन शक्तियां चोग्याल शासक ने भारत को दी थी कि हमारे विदेशी मामले भी आप संभाल सकते हैं, हमारे जो संचार के साधन होंगे उन पर भी आपका नियंत्रण हो सकता है, और हमारी रक्षा भी आप करेंगे एक रक्षित राज्य की तरह। रक्षित राज्य की तरह सिक्किम को दर्जा दिया गया था। पैंतीसवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के तहत 10वीं अनुसूची शामिल करी गई और आर्टिकल 2A जोड़ा गया। इसमें इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, आर्टिकल 2A और अनुसूची 10th शेड्यूल में।
आगे जाकर इन दोनों को हटा दिया गया है और इसे अब राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा इसे अब भारत में पूर्ण विलय कर दिया गया है। सिक्किम को अब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जो 1975 में हुआ है, उसके बाद से ये दोनों आर्टिकल 2A जिसमें रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था और 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया है। आर्टिकल 4 में यह भी कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र जो सीमाओं के, जैसे पाकिस्तान की सीमा में अगर हमारे कोई क्षेत्र चले गए हैं या भारत की सीमा में कोई क्षेत्र आ गए हैं, तो उसके लिए एक केस हुआ था, बेरुवाड़ी केस, जिसमें पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र थे जो हमें बांग्लादेश को देने थे और बांग्लादेश की सीमाओं में हमारे भारत के कुछ एनक्लेव, जिनको 111 एनक्लेव करके, या फिर आप कह सकते हैं छोटे छोटे भूभाग होते हैं, वो हमारे 111 एनक्लेव थे और बांग्लादेश के 111 थे और पश्चिम बंगाल के या फिर इंडिया के 51 एनक्लेव थे जो हमने आदान प्रदान किए थे। तो पेरुवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि अगर हम हमारे क्षेत्र किसी को देते हैं या किसी के क्षेत्र हम लेते हैं तो हमें इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी भूभाग को लेने और देने के लिए हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। लेकिन 9वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 इस संशोधन के द्वारा बेरुवाड़ी नामक जगह हमने पाकिस्तान को दी। ये बेरुवाड़ी जो हमारा वेस्ट बंगाल में था वो हमने बांग्लादेश को दिया। उन्नीस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सामान्य सीमा विवाद को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, मंत्रिमंडल के निर्णय से सीमा विवाद हल किए जा सकेंगे। जो मैंने आपको अभी बताया कि इसके लिए बाद में संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो भी कुछ सीमा विवाद होंगे वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही निपटाए जा सकते हैं। इसके लिए 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 100वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें भारत के जो सीमा क्षेत्र थे और जो बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र थे जो हमने आदान प्रदान किए थे वो 100वें संविधान संशोधन के द्वारा किए थे, जिसमें हमने 111 भूभाग, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया कि 111 एनक्लेव या छोटे छोटे भूभाग जिन्हें हम कहते हैं उनको हमने बांग्लादेश को दिए और 51 एनक्लेव हमने बांग्लादेश से प्राप्त किए हैं। राष्ट्र का एकीकरण, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से वल्लभ भाई पटेल जी ने और जवाहरलाल नेहरू जी का काफी सहयोग रहा इसमें। चंद्रनगर, ये सभी फ्रांसीसी आधिपत्य के थे। 1954 में दादर नगर हवेली पुर्तगाल से आज़ाद करवाए गए। 1961 में गोवा दमन दीव पुर्तगाल से आज़ाद करवाए गए। ये दोनों सैन्य कार्यवाही के द्वारा करवाए गए थे। इसके लिए 10वां, 12वां और 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। सिक्किम में चौकियार शासक था जिन्होंने हमें 3 शक्तियां या 3 विषय हमारे पास थे। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने हमारा जो रक्षित राज्य था या सहायक राज्य था सिक्किम, उसको हमने भारत में उसका पूर्ण विलय किया। राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो भाषाई आधार पर जो राज्यों के
पुनर्गठन की बात हो रही थी या कई जगह आंदोलन छिड़ रहे थे, उनके लिए धर आयोग बनाया गया 1948 में। जेवीपी समिति 1948 में, जिसके 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से छोटे छोटे भाषाओं के लिए इतने बड़े बड़े स्टेट नहीं दे सकते। लेकिन जब ये मांग लगातार बढ़ती ही जा रही थी तो तेलुगु भाषी जो प्रमुख थे पोट्टिश्री रामल्लू, इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है और आंदोलन बहुत हिंसक हो जाता है, तब जाकर हमने आंध्र प्रदेश एक नया राज्य गठित किया 1953 में। ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। जब आंध्र प्रदेश की बात को मान लिया गया, आंध्र प्रदेश एक नया राज्य भाषा के आधार पर बनाया गया, तो भाई आप देखते हैं कि भाई इसको मिल गया तो भाई हम क्यों नहीं हमारी आवाज़ उठाएंगे। इसी तरह से अलग अलग काफ़ी अलग अलग भाषाओं के लोगों ने अपना अलग राज्य बनाने के लिए काफ़ी आंदोलन होते ही जा रहे थे। अलग अलग ईस्ट में अलग आंदोलन चल रहा था, वेस्ट में अलग, और वेस्ट में तो चलो वेस्ट में इतना दिक्कत नहीं आती है, लेकिन साउथ में जो भाषाओं को लेकर आंदोलन हुए वो काफ़ी अधिक थे। फजल अली आयोग 1953 में गठित किया जाता है। इनके साथ ये एक 3 व्यक्तियों का एक आयोग बनाया गया था, जिसमें KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इस फजल अली आयोग में अपना सहयोग दिया। इस आयोग ने अपनी ये अनुशंसाएं दी कि अगर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है तो वो सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इस राज्य में सिर्फ यही व्यक्ति रह सकते हैं, ये भाषा बोलने वाले ही व्यक्ति रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये अपनी संस्कृति को इससे ठेस पहुंच सकती है, या फिर जो अल्पभाषी व्यक्ति है उनकी अस्तित्व पर इससे चोट पहुंचाई जा सकती है। इससे हमारी एकता व बंधुता पर फर्क भी पड़ सकता है। हमारी एकता व अखंडता बनी रहे, इसके लिए इन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, जिसमें भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए। आर्थिक, वित्तीय व विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जनता के कल्याण के लिए आयोजन को प्रोत्साहन मिले, ऐसा काम करना चाहिए कि जिसमें जनता का कल्याण छिपा हो। जनता का कोई भी आयोजन किया जाता है उसमें जनता के मानसिक स्थिति को आहत नहीं पहुंचना चाहिए। इन उद्देश्यों के साथ समझौता किया गया और समूचे भारत में भाषा के आधार पर राज्य बना दिए गए। तो भाषा के आधार पर राज्य बनने के बाद में हमने जो 4 श्रेणियां थी उनको हटाकर 2 श्रेणी में राज्यों को रखा, जिसमें राज्य आते हैं और यूनियन टेरिटरीज आती है। 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 द्वारा इनकी अनुशंसाओं को लागू किया गया। किनकी? फजल अली आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया गया। 1 नवंबर 1956 को यह संशोधन किया गया और इस संशोधन के बाद में आंध्र प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया भाषा के आधार पर। इस समय 1956 तक हमारे 14 राज्य थे। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। उन्नीस सौ 60 में 15वां राज्य हमारा गुजरात बनता है। 1963 में नागालैंड को राज्य घोषित किया गया और 1966 में हरियाणा
उसके बाद में चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, जिसे पंजाब से अलग किया गया था। पंजाब के हिंदी पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। जो पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र था उसमें उसको हिमाचल प्रदेश नाम दिया गया, हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश 18वां 1972 में राज्य बना। मणिपुर 19वां और 20वां, जिसे त्रिपुरा यूनियन टेरिटरीज कहा गया, 20वां राज्य त्रिपुरा को बनाया गया। 1971 में 4 राज्य शामिल किए गए थे, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय उस समय उपराज्य हुआ करता था और 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 22वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा मेघालय को असम के भीतर उपराज्य का दर्जा दिया गया। अभी भी मेघालय को असम के अंडर रखा गया और उसे असम का उपराज्य कहा गया। इसमें अलग से विधायिका और कार्यपालिका का गठन, भाई सब राज्य ये चाहते हैं कि उनकी विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग हो, तो इसके लिए अब फिर से मेघालय में आप ये बोल सकते हैं कि आंदोलन हुआ या फिर लोगों को यह संतुष्टि नहीं रही कि हाँ कि हम इसका उपराज्य बने रहेंगे, तो इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई और 1972 में विधायिका और कार्यपालिका को, जब मेघालय को विधायिका और कार्यपालिका नहीं दी गई थी, तो 22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। 1972 में मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया। 1975 में जब 1974 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 1975 एक साल बाद में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया, जिसमें चोग्याल का शासन था। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य बनाया गया। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, जो ये हमारा उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा ऊपर का एरिया आता है, उत्तरांचल, और उत्तरांचल झारखंड। 2014 में जो सबसे लास्ट में जो हमारा भाषा के आधार पर बना था वो तेलंगाना था, 29वां राज्य। नाम परिवर्तन किए गए, जैसे संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उसमें 1950 में उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। मद्रास का नया नाम तमिलनाडु 1969 में किया गया था और मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया। लक्षद्वीप, मिनिकॉय व अमिनी द्वीप का नाम, जो अलग अलग 3 छोटे छोटे द्वीप थे, उनका नाम चेंज करके एक ही नाम रखा गया, लक्षद्वीप। इस तरह से हमारा आज राज्यों का पुनर्गठन, राष्ट्र का एकीकरण, राज्यों के कैसे नाम परिवर्तन हुए, किसको किस तरह से मिलाया गया, कितनी रियासतें थी, ये सब हमने आज की क्लास में पढ़ा। कहीं आपको कोई थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे तो उस क्लास में जाकर आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको बार बार रिपीट कीजिए और आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कीजिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।